रहस्यमयी लकी ड्रॉ भाग 4। रिपोर्टर। तो जैसे आपने सुना, प्रतिभागियों को स्वयं भी यह नहीं पता है कि उन्हें कहाँ ले जाया जा रहा है, और आपको यह भी बता दें कि इसके बाद यह गाड़ी कहाँ जाएगी यह किसी को भी नहीं पता है, और ना ही वहाँ मीडिया को अलाउ किया गया है। यहाँ तक कि जो भी इस टूर के बीच में टूर को छोड़कर अलग होगा, उसे भी जनता के सामने 7 दिनों के बाद ही लाया जाएगा, जिससे टूर की गोपनीयता बरकरार रहे। ऐसा सुना जा रहा है कि कंपनी ने प्रतिभागियों से फॉर्म भरवाए हैं कि यदि टूर में उन्हें कुछ भी होता है तो उसकी जवाबदारी उनकी स्वयं की होगी, कंपनी की नहीं। सभी प्रतिभागी गाड़ी में पहुंचते हैं। सभी को होटल में ही अपना अपना गाड़ी केबिन नंबर बता दिया गया था। पहले केबिन में पंडित राम कुमार शर्मा एवं जानकी अपने टोकन के हिसाब से जाकर बैठ जाते हैं। जानकी: कितना सुंदर केबिन, मैंने तो पहले कभी देखा ही नहीं पंडित जी। शर्मा जी केबिन से आंखों का मुआयना करते हुए बोले, भगवान जो दिखाए वो कम है जानकी, बस देखती जाओ। शर्मा जी के सामने की ओर बने केबिन पर वही नंबर लिखा था जो कि रमेश सिन्हा को मिले टोकन पर था। रमेश और पत्नी बबीता केबिन में प्रवेश करते हैं। बबीता: रमेश, ये तो तुम्हारी होटल के कमरे से भी अच्छा केबिन है। रमेश: बहुत ही खूबसूरत बनाया है, लगता है विशेष डिजाइन देकर विदेश से गाड़ी बुलवाई गई है। बबीता: हर केबिन साउंड प्रूफ और एयर प्रूफ लग रहा है, इसलिए प्रत्येक केबिन में अलग म्यूजिक सिस्टम और एसी कंट्रोलर दिए हो गए हैं। बबीता ने अपनी तीखी नजरें केबिन के चारों ओर घुमाते हुए कहा। रमेश: इस टूर में आने से और कुछ फायदा हो या ना हो, लेकिन लगता है तुम्हारी ऐसी खूबियों के बारे में जरूर पता चल जाएगा जो अभी तक मुझे नहीं पता थी। बबीता: कौन सी खूबियां? रमेश: जैसे कि तुम इस तरह की जासूसी परख भी रखती हो। बबीता रमेश की बातों से मुस्कुराकर अपना सिर झटक देती है। आप भी ना कुछ भी बोलते हो। विक्रम उपाध्याय अपनी पत्नी शैलजा के साथ शर्मा जी के केबिन के बाद बने केबिन में प्रवेश करते हैं। विक्रम: शैलजा, हमें तो लगता था कि ये टूर बड़ा बोर और खतरनाक होने वाला है, लेकिन ये तो शुरुआत से ही बड़ा ही रोमांटिक लग रहा है। सभी को अपने अपने इतने सुंदर केबिन दे दिए गए हैं जो पूरी तरह से निजी सुविधाओं से युक्त हैं। शैलजा: इतने प्यारे केबिन में तो हमारी बहनें भी कभी नहीं बैठी होंगी। उपाध्याय जी शैलजा की ओर आश्चर्य से देखते हुए: लगता है शादी के बाद पहली बार तुम्हें कोई चीज तुम्हारी बहनों से अच्छी मिली है। शैलजा: हाँ हाँ, मार लो व्यंग, अब कोई चीज अच्छी है तो है, उसमें बोलने वाली बात क्या है। उपाध्याय जी हंसते हुए बोले, अरे छोड़ो भी, आओ आराम से बैठो। शैलजा: काश अपने दोनों बच्चों को भी लाने मिल जाता तो वो भी घूम लेते इतनी प्यारी बस में। विक्रम उपाध्याय के केबिन के सामने ललिता और करण ओबेरॉय भी बैठ चुके थे। करण ओबेरॉय के केबिन के बाद वाले केबिन में श्वेता और आकाश दबे अपना सामान रख रहे थे। आकाश दबे के सामने वाले केबिन में विद्याचरण अभी भी उस केबिन को देखकर समझ नहीं पा रहा था कि क्या वो वाकई में सच दिख रहा है या कोई सपना। इतने में पीछे से किसी ने उसके कंधे पर हाथ रखा। विद्याचरण पीछे मुड़ा तो कुलश्रेष्ठ जी पीछे खड़े थे। उनके चेहरे पर मुस्कान थी। कुलश्रेष्ठ जी: बेटा, अकेले आए हो? विद्याचरण: जी, आप कुलश्रेष्ठ जी हैं ना? होटल में आप लोग जब बात कर रहे थे तब मैंने सुना था। कुलश्रेष्ठ जी: हाँ बेटा, मैं बगल वाले केबिन में ही हूँ, कुछ भी परेशानी हो तो बताना। कहकर कुलश्रेष्ठ जी विद्याचरण के केबिन से निकलकर अपने केबिन में चले गए। धर्मेंद्र के मोबाइल पर रिंग बजती है। धर्मेंद्र सामने से आ रही आवाज कुछ समय तक सुनता है और फिर बोलता है, चलो घनश्याम, टूर प्रारंभ हो गया है। ड्राइवर और सहायक का केबिन एक ही था,
लेकिन वह अन्य केबिन से 2 गुना बड़ा था। ड्राइवर की सीट के पीछे एक बेड था और सीट की बाईं ओर आखिरी में एक बेड था जो कि सहायक की सीट के पीछे था। धर्मेंद्र ने सीट पर बैठकर हॉर्न बजाया, कुछ देर सामने लगे इलेक्ट्रॉनिक बोर्ड को समझा और फिर सामने टच स्क्रीन में माइक के विकल्प को टच कर दिया। घनश्याम गौर से धर्मेंद्र को देख रहा था। धर्मेंद्र माइक पर बोला, सभी प्रतिभागियों के लिए सूचना है। घनश्याम सहित सभी प्रतिभागी ध्यान से सुनने लगे। धर्मेंद्र अपनी बात जारी रखता है। अब गाड़ी के सभी बाहरी खिड़कियां जो कांच से बंद हैं, मेटल की चादर से कवर की जा रही हैं। परिणाम स्वरूप आप सभी प्रतिभागियों एवं गाड़ी के अंदर के दृश्यों के अतिरिक्त कुछ भी दिखाई नहीं देगा। यहाँ तक कि ड्राइवर केबिन भी आपकी आंखों की पहुंच से दूर होगा। कोई भी परेशानी होने पर आपके केबिन में लगे हुए इंटरकॉम से आप मुझे यानी धर्मेंद्र ड्राइवर या सहायक घनश्याम को फ़ोन कर सकते हैं। आपकी जानकारी हेतु बता दूं कि बायो टॉयलेट गाड़ी में सबसे पीछे की ओर बनी हुई है। अभी आप इसके टूर को एंजॉय करें और अगले निर्देशों के लिए कृपया इंतज़ार करें। धर्मेंद्र कानों में मोबाइल के ईयरबड्स लगाया हुआ था, जिससे कोई भी समझ सकता था कि उसे कंपनी से निर्देश प्राप्त हो रहे हैं। धर्मेंद्र डिजिटल स्क्रीन पर फिर से टच करता है, जिससे ड्राइवर के केबिन को छोड़कर शेष गाड़ी ऑटोमेटिक इलेक्ट्रॉनिक तकनीक से मेटल की चादर से कवर हो जाती है। सभी केबिन की लाइट्स ऑन हो जाती हैं। अब कोई भी प्रतिभागी बाहर की ओर नहीं देख सकता था। कुछ समय के लिए सभी लोग अपने अपने केबिन के दरवाजे खोलकर एक दूसरे को देखते रहते हैं। फिर कुछ ही समय में सभी अपने अपने केबिन में चले जाते हैं। ललिता, करण, मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। 7 दिनों तक हमें क्या इसी तरह बंद रखेंगे? करण उबेरा है। यदि ऐसा हुआ तब भी हम सभी आसानी से 7 दिन काट लेंगे। कुछ ना कुछ तो होने वाला है, इंतजार ही कर सकते हैं। कहते हुए करण सोफे नुमा कुर्सी के सामने लगे बेड पर लेट गया और कुछ सोचते हुए आंखें बंद कर ली। लगभग आधे घंटे के सफर के बाद धर्मेंद्र की आवाज़ पुनः स्पीकर पर सुनाई देती है। धर्मेंद्र, हमें निर्देश मिले हैं कि आप लोगों को दिल्ली के सजल वन में अगले 24 घंटे कंपनी द्वारा बनाए गए सर्व सुविधा युक्त अस्थायी कॉटेज में रहना है। इसलिए हम अगले 15 मिनट में सजल वन के बीचों बीच होंगे। कुछ ही देर में सभी प्रतिभागी अपने अपने केबिन के दरवाजों में खड़े होकर बात कर रहे थे। सभी की जुबान पर सजल वन एवं उससे संबंधित फैली अफवाहों के चर्चे थे। करण, ये वही वन है ना जिसके बारे में कहा जाता है कि वहां रात को कोई नहीं जाता? रमेश, क्यों, ऐसा क्या है इस वन में? विक्रम उपाध्याय, ऐसा कुछ नहीं है, लेकिन कुछ लोग कहते हैं कि वहां जो भी रात को रुका है वह लौटा नहीं। शैलजा अपने पति विक्रम की बात सुनकर उसका चेहरा देखते रह जाती है। विक्रम उसके डर को भांप लेता है। विक्रम, अरे लोग ऐसा कहते हैं शैलजा, अधिकृत रूप से ऐसा कुछ नहीं कहा गया है। बबीता अपने पति रमेश की ओर देखकर बोली, मुझे तो अभी से डर लगने लगा है। मैंने तो ये भी सुना है कि उस वन में रात को किसी महिला के चीखने की आवाजें आती हैं। आकाश, क्या आज के कंप्यूटर युग में इस तरह की अफवाहों पर आप लोग विश्वास करते हैं? श्वेता, हाँ आकाश, ऐसा कुछ भी नहीं होगा। श्वेता अपने पति आकाश की ओर देखकर अपनी बात जारी रखती है ना? ऐसा कुछ नहीं होगा ना? आकाश, हम कंप्यूटर इंजीनियर हैं श्वेता, और तुम इसमें भी शंका कर रही हो? श्वेता, मतलब ऐसा होता है क्या? आकाश, नहीं भाई, ऐसा नहीं होता।
पंडित रामकुमार शर्मा को सोच में डूबा हुआ देखकर जानकी बोली, पंडित जी आप किस सोच में डूब गए हैं? मैंने तो ये नाम पहली बार सुना है, आपने सुना था क्या? शर्मा जी, हाँ क्या? जानकी, जहाँ हम जा रहे हैं उसके बारे में आपने कुछ सुना था क्या? शर्मा जी, नहीं, अभी पहली बार सुना है। वैसे भी दिल्ली तो हम पहली बार ही आए हैं, कहाँ दिल्ली और कहाँ हमारा घर, कभी जरूरत ही नहीं पड़ी। जानकी, हाँ और घूमने का तो शौक आपको है नहीं। शर्मा जी, लो अब तुम फिर शुरू हो गई। कुलश्रेष्ठ जी, चलिए अफवाहें तो अफवाहें होती हैं, जंगल के बीचों बीच बढ़िया कल तक रहना है, प्राकृतिक सौंदर्यता देखेंगे और क्या। विद्याचरण कुलश्रेष्ठ जी की बात सुनकर जोर से हंस देता है। सभी विद्याचरण की इस प्रतिक्रिया पर उसे देखने लगते हैं। कुलश्रेष्ठ जी, चलो कम से कम ये लड़का हंसा तो, अभी तक तो पता ही नहीं था कि ये हंसता भी है। विद्याचरण शांत हो जाता है। कुछ देर बाद गाड़ी की गति धीमी होकर रुक जाती है। धर्मेंद्र की आवाज स्पीकर पर आती है, निर्देश मिला है कि सभी लोग अपना अपना सामान लेकर गाड़ी से उतर जाएं। हम निर्धारित स्थान पर पहुंच गए हैं। सभी प्रतिभागी अपने अपने केबिन में जाकर सामान लेकर गाड़ी से नीचे उतरने लगते हैं। एक दिन पहले हुई बारिश के कारण जमीन कुछ गीली थी, लेकिन धूप तेज होने के कारण जमीन के ऊपर पड़े पेड़ों के पत्ते सूख गए थे, जिस कारण बस से उतरते लोगों के पैर पड़ने पर पत्तों के खरखराने की आवाज बराबर से आ रही थी। गाड़ी जंगल के बीचों बीच खड़ी थी। चारों ओर ऊंचे ऊंचे घने वृक्ष लगे हुए थे। सभी प्रतिभागी गाड़ी से उतरकर चारों ओर देख रहे थे। धर्मेंद्र और घनश्याम भी उस वीरान वन को देख रहे थे कि धर्मेंद्र का मोबाइल बजता है। धर्मेंद्र कुछ देर मोबाइल फोन को सुनने के बाद फोन काट देता है। धर्मेंद्र हाथ दाहिनी ओर दिखाते हुए बोला, आप सभी को उस ओर चलना है। अपने अपने टोकन नंबर के हिसाब से अपने अपने कॉटेज में सभी को रहना है। सभी अपना अपना सामान उठाए हुए दाहिनी ओर चल देते हैं। धर्मेंद्र और घनश्याम भी उनके साथ आगे बढ़ते हैं। घनश्याम, दादा हमें भी इनके साथ कॉटेज में रहना है क्या? धर्मेंद्र, नहीं घनश्याम, हम प्रतिभागी तो हैं नहीं और ना ही हमें इनाम मिलने वाला है। फिर भी चलकर थोड़ा वन घूम कर आते हैं और कंपनी की व्यवस्था देख कर आते हैं। हम दोनों को तो इसी गाड़ी में रहने के निर्देश मिले हैं। मैं तो सोच रहा हूँ कि शाम को गाड़ी मेन रोड पर ही साइड में लगा दूंगा। रात में इतने बीच जंगल में क्यों रहें? घनश्याम, हाँ दादा, यही ठीक रहेगा। वैसे भी इस वन के नाम से तो ही डर लगता है। सभी प्रतिभागी धर्मेंद्र और घनश्याम की बातें सुन रहे थे। जानकी धर्मेंद्र की ओर देखकर बोली, भैया हम लोगों के खाने वगैरह की व्यवस्था क्या है? धर्मेंद्र, मैडम हमें इसके बारे में कुछ भी निर्देश नहीं मिले हैं, वहीं चलकर देखते हैं। शर्मा जी, जब हम पेपर साइन कर रहे थे कि टूर में कुछ भी होने पर उसकी जवाबदारी हमारी स्वयं की है, तभी हमें समझ लेना चाहिए था कि कुछ साधारण नहीं होगा। जानकी, इसका मतलब ये तो नहीं है कि हमें भूखे ही मार डालेंगे। शर्मा जी, अरे भगवान, पहले चलकर तो देख लो, फिर कंपनी वालों को कोसना। शर्मा जी की बातों से सभी हंस दिए, जिससे जानकी झेपकर सिर नीचे करके आगे चलने लगी। लगभग आधा किलोमीटर चलने के बाद सामने कॉटेज बने हुए दिखाई पड़ते हैं। कुल 8 कॉटेज बने हुए थे। प्रत्येक कॉटेज बड़ी जगह में निर्मित किए गए थे, जो एक दूसरे से लगभग 200 मीटर की दूरी पर थे। सभी कॉटेज के चारों ओर पेड़ भी लगे हुए थे, जिससे स्पष्ट था कि कॉटेज बनाने के लिए किसी भी वृक्ष को कोई भी नुकसान नहीं पहुंचाया गया है। प्रत्येक कॉटेज की छत, जो कि दोनों ओर ढलान नुमा थी,
के ऊपर सोलर प्लेट लगाई गई थी, जिससे कॉटेज में बिजली की व्यवस्था थी। कॉटेज के दरवाजे के ऊपर नंबर लिखे हुए थे। ये वही नंबर थे जो प्रतिभागियों को मिले टोकन में लिखे थे। जिस कॉटेज को सभी लोग देख रहे थे, उसमें एक नंबर लिखा था, जो राम कुमार शर्मा और उनकी पत्नी जानकी का था। कॉटेज के सामने की ओर बरामदा था। पूरा कॉटेज विशेष प्रकार की धातु से निर्मित चादरों से बना हुआ था, जो नट और स्क्रू से कसकर निर्मित किया गया था। कॉटेज बड़ा ही आधुनिक तरीके से निर्मित किया गया था। सफ़ेद रंग के पेंट से रंगी चादरों से कॉटेज साफ सुथरा दिखाई दे रहा था। रामकुमार शर्मा जी ने दरवाज़ा खोलकर देखा तो अंदर किसी होटल की तरह ही सुसज्जित कमरा सामने दिखाई दिया, जिसमें बैठने के लिए 3 सीटर सोफ़ा, एक डबल बेड, फ्रिज और फ्रिज के ऊपर कुछ पैकेट्स रखे हुए थे। अंदर की ओर एक दरवाज़ा था, जो एक लेट बाथ का प्रवेश द्वार था। जानकी फ्रिज की ओर बढ़ी। खोलकर देखा तो फ्रिज फलों से भरा हुआ था। फ्रिज के ऊपर रखे पैकेट्स में फास्ट फूड और दूध के पैकेट रखे हुए थे। जानकी ठंडी सांस लेते हुए बोली, पंडित जी, कंपनी वालों ने व्यवस्था तो अच्छी की है, खाने के लिए भी पर्याप्त सामग्री है। शर्मा जी ने कॉटेज के बाहर आकर सभी को इस अच्छी खबर से अवगत कराया। कुलश्रेष्ठ जी, हम सभी अपने अपने कॉटेज में चलकर अपना सामान व्यवस्थित कर लेते हैं। उसके बाद यहीं एक जगह पर आकर पेड़ की छाया में बैठकर गपशप करेंगे तो समय भी अच्छा कट जाएगा और एक दूसरे के बारे में हम जान भी सकेंगे। आप लोगों का क्या विचार है? शर्मा जी, बहुत अच्छा विचार है, यही करते हैं। करण ओबेरॉय अपने रुतबे के कारण सभी के साथ इस तरह बैठने के कार्यक्रम के लिए असहज अनुभव कर रहे थे। वैसे यदि कोई आराम करना चाहे तो अपने कॉटेज में ही कर सकता है। हाँ, लेकिन जो यहाँ आकर बैठना चाहे तो आ सकता है, करण ओबेरॉय बोले। कुलश्रेष्ठ जी, हाँ बिल्कुल, ये तो एक प्रस्ताव है। वैसे भी कंपनी का अगला निर्देश क्या और कैसे आता है, यह भी तो कुछ नहीं कह सकते हैं। श्वेता आकाश को कॉटेज में चलने के लिए इशारा करती है। आकाश, तो ठीक है, अभी 11:30 बजा है, जिसको आना है वो 1 बजे तक यहाँ पहुँच जाए। शर्मा जी, बिछाने के लिए कॉटेज से मैट भी लेते आइएगा। अंदर एक मैट रखी है, जो केवल 2 से 3 लोगों के लिए ही पर्याप्त होगी। सभी सहमति देकर टोकन नंबर के अनुसार अपने अपने कॉटेज में चले जाते हैं। एक शेष बचे कॉटेज की ओर धर्मेंद्र और घनश्याम पहुंचते हैं। घनश्याम, कंपनी ने एक अतिरिक्त कॉटेज शायद हमारे लिए ही बनाया होगा कि यदि यहाँ पर रहना चाहें तो रह सकते हैं। धर्मेंद्र, हाँ लगता तो ऐसे ही है, लेकिन हम सिर्फ शाम तक ही यहाँ रुकेंगे। घनश्याम, हाँ यही ठीक रहेगा। सभी को अपने अपने कॉटेज में गए लगभग 1 घंटा हो चुका था। विद्याचरण भी अपने कॉटेज के बेड पर लेटा हुआ था। विद्याचरण मन ही मन में सोचता है, मोबाइल और दादा दादी के बिना जीवन में कुछ करने को बचा ही नहीं, ऐसा लगता है। बिल्कुल फ्री रहना भी आसान काम नहीं है। सोचते सोचते विद्याचरण को नींद की झपकी लग गई। विद्याचरण, बेटा आराम कर रहे हो क्या? बाहर दूर से ही कुलश्रेष्ठ जी की आवाज़ सुनकर विद्याचरण की नींद टूट गई। वह तुरंत उठा और दरवाज़ा खोलकर आंखें मलते हुए सामने देखा तो कुलश्रेष्ठ जी अपने कॉटेज से काफ़ी दूर निकलकर शर्मा जी के कॉटेज के सामने वाले पेड़ की ओर जाते हुए उसकी ओर देख रहे थे। बेटा चलना है या आराम करना है? कुलश्रेष्ठ जी ने रुककर कहा। विद्याचरण, जी चलता हूँ अंकल, 1 मिनट स्लीपर पहन लूँ और मैट ले लूँ। विद्याचरण अंदर गया और मैट लेकर बाहर आ गया। विद्याचरण मुस्कुराते हुए बोला, चलिए अंकल जी। कुलश्रेष्ठ जी और विद्याचरण दोनों चल देते हैं। विद्याचरण को लंगड़ाकर चलता देख कुलश्रेष्ठ जी भी अपनी गति धीमी कर देते हैं। दाहिनी ओर से शैलजा और विक्रम उपाध्याय भी आते दिखाई देते हैं।
कुछ ही देर में धर्मेंद्र, घनश्याम, करण ओबेरॉय और ललिता को छोड़कर सभी शर्मा जी के कॉटेज के सामने के पेड़ के नीचे एकत्रित हो जाते हैं। सभी अपनी अपनी मैट बिछाते हैं और बैठ जाते हैं। ठंड के दिन होने से पेड़ की पत्तियों से होती हुई थोड़ी थोड़ी धूप बड़ी सुखदायी प्रतीत हो रही थी। शर्मा जी, ओबेरॉय जी और उनकी पत्नी नहीं आए? कुलश्रेष्ठ जी, हो सकता है थक गया हूँ इसलिए आंख लग गई होगी। रमेश, हमारे ड्राइवर और बस सहायक घनश्याम भी लगता है गाड़ी में चले गए। विद्याचरण, नहीं, जब मैं अपने कॉटेज जा रहा था तो वो दोनों उस आखिरी कॉटेज की ओर जाते दिखे थे। हो सकता है वहीं आराम कर रहे हों। कुलश्रेष्ठ जी, कोई बात नहीं, वैसे हम एक दूसरे के नाम तो जानते ही हैं, लेकिन इसके अतिरिक्त एक दूसरे के बारे में कुछ भी नहीं जानते। हम अगले 7 दिनों तक एक साथ रहने वाले हैं, तो क्यों ना अपना अपना परिचय हो जाए। रामकुमार शर्मा जी बोले, बड़ा ही उत्तम विचार है। तो ठीक है, मैं ही शुरू करता हूँ। मैं हूँ पंडित रामकुमार शर्मा और ये है मेरी पत्नी जानकी। हमारी राशि रत्नों की छोटी सी दुकान है। जानकी बीच में ही बोली, पंडित जी ज्योतिष विद्या भी जानते हैं। इनकी जानकारी बहुत कम लोगों को है, क्योंकि ये उसके बारे में किसी से बताते ही नहीं। शर्मा जी, क्या भगवान, वो तो शौकिया है। वैसे तो हमारा काम राशि रत्नों का ही है। कुलश्रेष्ठ जी, आप तो शिक्षक रहे हैं, सेवानिवृत्ति के बाद का समय कैसे काट रहे हैं। कुलश्रेष्ठ जी, शर्मा जी, समय काट नहीं रहे हैं, जीवन का आनंद ले रहे हैं। जब नौकरी थी तो नौकरी का आनंद ले रहे थे, अब सेवानिवृत्ति के बाद जीवन का आनंद ले रहे हैं। शर्मा जी, बहुत खूब कुलश्रेष्ठ जी, कोई तो मिला जो सेवानिवृत्ति से खुश है। कुलश्रेष्ठ जी, मैं तो सेवानिवृत्ति के कारण खुश नहीं हूँ। मैं नौकरी में भी खुश था, क्योंकि वह जीवन का आनंद लेने के लिए धन कमाने का साधन थी। इसलिए नौकरी के घंटों के बाद जीवन का आनंद लेता था। वैसे नौकरी के घंटों में भी आनंद ही लेता था, क्योंकि मुझे पढ़ाने में बड़ा आनंद आता है। अब लोगों से जीवन के बारे में चर्चा करने में बड़ा आनंद आता है। आनंद तो बस अंदर से आता है, बस उसमें डूबना आना चाहिए। शर्मा जी, आपकी बातें तो बड़ी गहरी हैं। सिन्हा जी, तो कुछ हम लोगों को भी अपने आनंद से परिचय करा दीजिए। विद्याचरण जी, हाँ अंकल, इस तरह की बातें मैंने भी कम ही सुनी हैं। आज समय भी है और मौका भी। सभी समर्थन में सिर हिला देते हैं। कुलश्रेष्ठ जी, वैसे ज़्यादा कुछ तो मैं नहीं जानता हूँ, फिर भी टाइम पास तो करना ही है। बताइए, किस विषय में चर्चा करना चाहेंगे। इतने में ओबेरॉय अपनी पत्नी के साथ और उनके पीछे पीछे धर्मेंद्र और घनश्याम आते दिखाई देते हैं। सिन्हा जी, 2 मिनट कुलश्रेष्ठ जी, वो देखिए शेष बचे लोग भी आ गए, उन्हें भी आ ही जाने दीजिए। चारों आकर अपनी मैट बिछाते हैं और बैठ जाते हैं। ओबेरॉय जी, माफ कीजिएगा, थोड़ी देर हो गई। धर्मेंद्र, हाँ, यहाँ की व्यवस्था वगैरह देख रहा था, फिर जरा लेटा तो आंख लग गई, इसलिए देर हो गई। उपाध्याय जी, कोई बात नहीं, अभी कुलश्रेष्ठ जी जीवन के बारे में अपना अनुभव और कुछ आध्यात्मिक बातें बताने ही वाले थे कि आप लोग सही समय पर आ गए। धर्मेंद्र, ओह, अच्छा हुआ हम समय पर आ गए। श्वेता, प्लीज़ कुछ अच्छी सकारात्मक बातें कीजिएगा, जिससे ये अफवाहों वाले डर से मन हट सके। उपाध्याय जी, कुलश्रेष्ठ जी, हमें तो आप यह बताइए कि सृष्टि क्या है, भगवान को हम कैसे समझ सकते हैं और इस सृष्टि में भगवान कहाँ पर स्थित है। कुलश्रेष्ठ जी, उपाध्याय जी, आप जो प्रश्न पूछ रहे हैं इस विषय पर लोगों का रुझान कुछ कम ही रहता है। क्या वास्तव में सभी लोग इस पर चर्चा सुनना चाहेंगे? कुलश्रेष्ठ जी सभी की ओर प्रश्नवाचक दृष्टि से देखते हुए बोले, आकाश
श्वेता और विद्याचरण की इशारा करते हुए बोला, कुलश्रेष्ठ अंकल, हम लोग आधुनिक युग के जरूर हैं, लेकिन हम लोग भी इन विषयों पर सुनना चाहते हैं। रमेश सिन्हा, कुलश्रेष्ठ जी, हम भी सुनना चाहेंगे। ओबेरॉय जी, वैसे मैंने कभी इस तरह की चर्चाओं में कभी हिस्सा तो नहीं लिया, फिर भी समय तो काटना ही है, आप शुरू कीजिए। कुलश्रेष्ठ जी मुस्कुरा देते हैं। आकाश, कुलश्रेष्ठ जी, सृष्टि के बारे में आपके क्या विचार हैं? कुलश्रेष्ठ जी, लगता है भगवान की आज यही इच्छा है कि ये चर्चा की जाए। तो ठीक है, सुनिए, सृष्टि क्या है? तुम हो, तुम्हारा परिवार है, तुम्हारा शहर है, तुम्हारा राज्य है, तुम्हारा देश है, अन्य देश है, समुद्र है, वायुमंडल है, पृथ्वी है, ग्रह हैं, सूर्य है, तुम्हारे सूर्य और उसके ग्रहों सहित पूरा परिवार है। तुम्हारे सूर्य और ग्रहों के परिवार की तरह अन्य भी परिवार हैं। तुम्हारी आकाशगंगा है, अन्य आकाशगंगाएं भी हैं, जिनमें कई सूर्य हैं, कई चंद्र हैं, कई ग्रह हैं, उल्कापिंड हैं, अनंत तारे हैं, जो समीप जाने पर सूर्य से भी बड़े हैं। तुम्हारा विज्ञान जितना भूगोल को जान चुका है, वह स्वयं मान चुका है कि सृष्टि का एक छोटा सा टुकड़ा ही वह अभी तक जान पाया है, अर्थात जिसकी तुम कल्पना भी नहीं कर सकते, जिसका आकार विचारों से भी परे है, वह सृष्टि है। उपाध्याय जी, बहुत खूब, सच में आप एक अच्छे शिक्षक रहे होंगे। उपाध्याय जी की बातों में कुलश्रेष्ठ जी मुस्कुराकर हाथ जोड़ देते हैं। जानकी, जो अपने सृष्टि की व्याख्या की, इसमें भगवान कहाँ रहते हैं और उनका स्वरूप कैसा है? कुलश्रेष्ठ जी, यह अनंत सृष्टि परम ब्रह्म स्वरूप है, क्योंकि इसकी उत्पत्ति परम ब्रह्म अर्थात भगवान से ही हुई है। और जिस अनंत सृष्टि की उत्पत्ति जिस परम ब्रह्म से हुई है, वह कितना अनंत होगा, उसे जानना तो दूर, उसकी कल्पना भी असंभव है। भगवान ब्रह्मांड के प्रत्येक छोटे से छोटे हिस्से, जिनके समूह से परम अणु का निर्माण होता है, उस हिस्से में भी ऊर्जा रूप में विद्यमान है। अब तुम समझ सकते हो कि जब भगवान सबसे सूक्ष्म से भी सूक्ष्म में भी विद्यमान है, जिससे प्रत्येक जीव, प्रत्येक वस्तु, हवा, पानी, अग्नि, मिट्टी या आकाश का निर्माण हुआ है, तो भगवान तो सर्वव्यापी हो गया। यह पूछना कि वह कहाँ है ना समझिए। सृष्टि में वह कहाँ नहीं है। ओबेरॉय जी को इस अब अनसुनी बातों में रस आने लगा था। कुलश्रेष्ठ जी, अभी अभी हमारे मन में एक प्रश्न आया कि इस अनंत सृष्टि में मेरा क्या महत्व है, या इस दुनिया के जो भी सबसे अमीर लोग हैं या जो अन्य लोग हैं, उनका क्या महत्व है? कुलश्रेष्ठ जी, वैसे देखा जाए तो ये समस्त सृष्टि एक विशाल रंगमंच की तरह है। विशाल रंगमंच में प्रत्येक का अपना अपना महत्व होता है। सभी को जो किरदार मिला है उसे निभाना होता है। तुम्हारा शरीर भी इस रंगमंच की तरह ही है, जिसमें प्रत्येक अंग को अपना अपना किरदार निभाना है। प्रत्येक में बड़े अंगों से लेकर तुम्हारी प्रत्येक कोशिका तक का अपना अपना महत्व है। उसे अपना पूरा काम करना है और समाप्त हो जाना है। तुम्हें तो ये पता ही नहीं होगा कि तुम यदि 100 साल जीवित हो, इसका मतलब ये नहीं है कि प्रत्येक तुम्हारा अंग भी 100 सालों तक जीवित होगा। तुम्हारे शरीर में लगभग 90 लाख करोड़ तक कोशिकाएं होती हैं। उनमें से लाखों कोशिकाएं जन्म लेती हैं और मरती भी हैं। ये प्रक्रिया तुम्हारे पूरे जीवन काल में चलती रहती है। कुछ वर्ष पहले जिन कोशिकाओं से तुम बने हुए थे, उनका स्थान नई कोशिकाएं ले चुकी होंगी और पुरानी कोशिकाएं समाप्त हो चुकी होंगी। यानी तुम प्रति क्षण बदल रहे हो, जिसका तुम्हें पता भी नहीं होता है।
लाखों कोशिकाएं कब तुमसे जन्म ले रही हैं और कितनी अपना काम पूरा करके मृत्यु को प्राप्त हो रही हैं, क्या तुम्हें ज्ञात है? नहीं है। इससे यह कहा जा सकता है कि जिन कोशिकाओं की मृत्यु का और जन्म का तुम्हें ज्ञान भी नहीं है, वे तुम्हारे उपयोग की ही नहीं है। नहीं, ऐसा नहीं है। प्रत्येक कोशिका का अपना महत्व है। यदि कोई कोशिका अपना काम अपनी प्रकृति के विपरीत, अर्थात जो उसे काम करने के लिए मिला है उसके विपरीत काम करना प्रारंभ कर दे, तो शरीर बीमार पड़ने लगता है। इस परिस्थिति में शरीर की अन्य कोशिकाएं एवं हिस्से उसे अपनी प्रकृति के अनुसार कार्य करने हेतु ठीक करने का प्रयास करते हैं, लेकिन यदि उसके बाद भी वह ठीक नहीं होती है तो उसे समाप्त कर दिया जाता है और उसके स्थान पर नई कोशिका को जन्म दे दिया जाता है। यह शरीर की अपनी प्रकृति है। इसे करने के लिए चेष्टा नहीं करनी होती है। ये प्रक्रिया तो अनायास ही चलती रहती है। बस इसी से इस सृष्टि में तुम अपना महत्व समझ सकते हो। जहाँ तुम सृष्टि की इस कोशिका के रूप में विशालकाय अनंत शरीर के एक हिस्से मात्र हो और जहाँ तुम्हें अपना कार्य निभाना है। अब यदि इस अनंत विशालकाय शरीर की एक कोशिका स्वयं की समृद्धता पर घमंड करने लग जाए तो तुम अब स्वयं समझ सकते हो कि यह कितना मूर्खतापूर्ण होगा। मिस्टर ओबेरॉय, जो प्रश्न करते समय अपनी अमीरी के घमंड से भरे हुए थे, शायद उन्हें अपने प्रश्न का उत्तर मिल गया था।